तो कैसे हैं आप लोग? लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और जो टॉपिक रहेगा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये टॉपिक कंटिन्यूअसली फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए ये है चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन यानी कि हमें क्या करना है, हमें तोड़ना है कंपाउंड्स को, तोड़ना है कंपाउंड्स को। और डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट माना जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। आओ पता करते हैं क्यों। क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है वो लिखिएगा इसको। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स, यानी कि जब टूटता है, या हम इसको लिख सकते हैं स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। यानी कि जब एक सिंगल कंपाउंड टूटता है, बिखरता है किसमें, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में। यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट होगा सिंगल होगा, तभी तो इसको बोला जाता है डीकंपोजिशन इज नोन एज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमने किया था पिछली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए टाइप कीजिए साइंस बाय डीडी सर और लिख दीजिएगा वही क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक फॉर्मेट अगर मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है जो हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड पता नहीं, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। क्लास 9 में पढ़ा है कंपाउंड्स। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड। जब हम इसको क्या करते हैं, ब्रेकअप करेंगे इसका, ब्रेकअप ही करना है इसका। तो जब 2 लोग होते हैं, ब्रेकअप होता है तो भाई दुख होता है, यहां पर भी दुख होगा क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि सिंगल कंपाउंड का ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ब्रेकअप ऐसे ही नहीं होता, ब्रेकअप के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हमेशा इसको क्या चाहिए होगी, किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, तभी जाकर ही क्या होगा, कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। यानी कि इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को बनाने के लिए बीच में चाहिए कोई आग लगाने वाला। कौन चाहिए, ब्रेकअप तभी होता है ना जब बीच में कोई हो आग लगाने वाला। तो यानी कि क्या चाहिए हमें, हमेशा ब्रेकअप करने के लिए, डीकंपोजिशन करने के लिए हमेशा चाहिए एनर्जी। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि हमें हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो। याद रखना, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमेशा करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। और एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि हीट एनर्जी, या हम उसको बोलेंगे थर्मल एनर्जी, या फिर हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो सकती है। भैया इलेक्ट्रिसिटी भी तो एनर्जी है। और तीसरी जो एनर्जी जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में चीजों को तोड़ने के लिए, वो है सनलाइट एनर्जी। यानी कि हमारे पास सिलेबस में डीकंपोजिशन है 3 टाइप के। एक जिसमें हीट एनर्जी से चीजों को तोड़ेंगे, कंपाउंड्स को तोड़ेंगे, दूसरा हम तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और तीसरा हम तोड़ेंगे सनलाइट की हेल्प से। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो यहां पर करते हैं सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल। और पहले एग्जाम्पल में हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। तो बच्चा लोग आप सभी को पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है। तो बच्चे को पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में बताया था, इसका नाम है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर।
ये मेरे पास क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तीन तरीके के एलिमेंट किसी तरीके से कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। कंपाउंड का नाम है लाइमस्टोन और कहते हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब मैं इस सॉलिड सब्सटेंस को, या जो भी है ये सॉलिड सब्सटेंस जो आपका चौक होता है, मार्बल होता है, एक्सेल होता है, हर एक चीज में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। बताया था इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या जो भी कंडीशंस हैं, तो यहां पर मुझे क्या करना है, हीट करना है। हीट को रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक कंप्लीट ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मुझे मिलता है CaO। याद रखिएगा हमेशा क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम इधर से आ गया, एक ऑक्सीजन इधर से आ गया, समझ में आ रही है। तो बचा क्या, कार्बन, और ऑक्सीजन तीन में से एक आ गया, तो कितने बच गए, ऑक्सीजन दो, यानी कि CO2 गैस विल बी लिबरेटेड। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर निकलेगी। सॉलिड था कैल्शियम ऑक्साइड का जो नाम है वो क्या रहा, वो रहा क्विकलाइम। क्या रहा, क्विकलाइम। और उसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कौन सी गैस इवॉल्व होगी, द गैस इवॉल्व विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी स्टेट्स को लिखना जरूरी है, कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका सॉलिड स्टेट में आएगा। तो देखते हैं क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जी हां, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट, हाँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही कंपाउंड है, एक रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट साइड पे दो या दो से ज्यादा हैं। जी हां, दो प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन को कैरी करने के लिए, पूरा करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। ट्राइंगल का मतलब क्या है बच्चे, हमने इसको क्या किया, हीट किया। अगर कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़ती है, ऐसे रिएक्शन, ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, द डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी, या जिसमें हमें सप्लाई देनी होती है हीट एनर्जी की, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये था पहला इस्तेमाल डीकंपोजिशन रिएक्शन, सॉरी पहला एग्जांपल डीकंपोजिशन रिएक्शन का। अब यहां पर एक चीज हमें देखने को मिली जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। यहीं पर आ जाता है इसका यूज। एक यूज आपको इसका याद रहे, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहां पर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट बनती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये पहला एग्जाम्पल है थर्मल डीकंपोजिशन का। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेंगे फेरस सल्फेट, या जिसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट। क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट को क्या करना है, मुझे हीट करना है। आयरन सल्फेट को क्या करना है बच्चे, हीट करना है। तो जो प्रोडक्ट्स होंगे, आयरन सल्फेट को मुझे क्या करना है, हीट करना है। तो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का और नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, SO2, और कौन सी गैस निकलेगी, एक और SO3। तो ये रिएक्शन भी हमें हीट करके मिला है। तो अब आपको जो यहां पर मेन चीजें याद करनी है वो बता देता हूं, लिख लेना भैया। सबसे पहली बात, आयरन सल्फेट, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, फेरस सल्फेट। ये आपके पास होता है कौन से कलर में अवेलेबल, आपकी केमिस्ट्री लैब में जो ग्रीन कलर का कंपाउंड है फेरस सल्फेट होगा। ठीक है, और यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। तो इसकी मुझे अब क्या करनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4, समझ में आया, समझ में आया ना। FeSO4 को अगर मैं क्या करता हूं, हीट करता हूं, यानी कि डेल्टा, यानी कि ट्राइंगल, तो मुझे मिलेगा आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3।
Fe2O3 और मिलेगी दो तरीके की गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये क्या आपके पास सॉलिड स्टेट में है, यानी कि FeSO4 आपके पास कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। आयरन ऑक्साइड ये भी सॉलिड है, सल्फर डाइऑक्साइड पता होना चाहिए गैस है, तो ब्रैकेट में गैस लिख देंगे। तो यहां पर चेक करना आपको कि ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए करना क्या है, रिएक्टेंट साइड में क्या है, एक कंपाउंड है और प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा है, तो यानी कि ये रिएक्शन भी कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है, हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो याद करने की बात थी, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। एक और बात याद, जो यहां पर दो गैसेस निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनकी जो स्मेल होती है बहुत ही तेज होती है, तेज यानी कि बहुत ज्यादा आपको जो इफेक्ट करने वाली होती है, जिसको हम बोलते हैं पंजेंट स्मेल। क्या बोलते हैं, पंजेंट स्मेल। ये आपको याद करना जरूरी है। तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो गैस निकल रही हैं, वो जो स्मेल देंगी, वो स्मेल का नाम क्या है, पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब है जो स्मेल बहुत तेज लगती हो, ठीक है, जो सीधा आपको बहुत ज्यादा तेज इफेक्ट दिखाती हो स्मेलिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, पंजेंट स्मेल। तो ये दो एग्जाम्पल आपको बताए हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो करते हैं थर्ड एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन के तीन एग्जाम्पल हैं और इससे बाहर ना कभी क्वेश्चन आया है और हो सकता है ना कभी आएगा, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो थर्ड जो एग्जाम्पल है, मुझे हीट करना है लेड नाइट्रेट। क्या हीट करना है, लेड नाइट्रेट। अब फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो जो मेरे को प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं वो है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होती है तो क्या आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। पिछला जो रिएक्शन था उसको बैलेंस करना मैं भूल गया, एक बार उसको बैलेंस कर देते हैं। सॉरी, जो पिछला रिएक्शन था FeSO4 सॉलिड स्टेट में था, इसको मैंने हीट किया था। ये क्या था, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगेगा, तो देख लेते हैं। आयरन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 4, 2 यानी कि 4 × 2 8। इधर कितने हैं, 3 2 5 3 8, ठीक है भाई। सल्फर के कितने हैं, 2 हैं, सल्फर के 1 2, यानी कि रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। अगर हम FeSO4 के आगे क्या लगा देते हैं, 2। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट जो आपको करना है, लेड नाइट्रेट को हीट करना है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो यानी कि आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड। क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड। और कौन सी गैस मिलती है आपको, जो गैस मिलेगी वो मिलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी मिलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और आपको मिलेगा ऑक्सीजन गैस। क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो ये आपको अब रिएक्शन की फॉर्म में लिखनी है। सबसे पहले बच्चों आपको पता चला लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले के लिए आपको बता देते हैं, लेड का सिंबल Pb है, नाइट्रेट का सिंबल, टेबल आपको बताया था वीडियो नंबर 1 में, टेबल दिया है 9th क्लास में, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको याद करो। तो लेड नाइट्रेट की जो वैलेंसी है वो +2 है, लेड की जो वैलेंसी है +2 है, नाइट्रेट की -1 है, इसके पैर में इसके पैर में, तो Pb के पैर में 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब NO3 पूरे के साथ 2 है, तो Pb यानी कि NO3 को लीजिएगा ब्रैकेट में, यानी कि लेड नाइट्रेट का जो मेरे पास फॉर्मूला बना वो बना PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये ध्यान में रखिएगा, चौंकना नहीं, इसको देख के कैसे है बता दिया कैसे बनता है। इसको क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के लिए डेल्टा यानी कि ट्राइंगल का इस्तेमाल मैं आपको करके दे रहा हूं। आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड क्या होता है, लेड यानी कि Pb, ऑक्सीजन यानी कि O, इसकी पता है +2, इसकी पता है -2, Pb2O2 बनना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बना सिर्फ PbO।
क्या बना, PbO। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका तो पता होगा, नाइट्रोजन यानी कि N, डाई यानी कि ऑक्सीजन के दो एटम, और कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, बच्चा बच्चा जानता है। तो यहां पर आपको ये रिएक्शन याद करनी है, तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर आपने एक सिंगल रिएक्टेंट को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, किसमें, 3 पार्ट्स में। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन आपको यहां पर करना क्या है, रिएक्शन वो करना है बैलेंस, और बैलेंस करने के लिए देखिए बैलेंसिंग का ऐसा है भाई, वीडियो बना देंगे आपकी एक पूरी वीडियो जिसमें आपको बैलेंसिंग सिखाई जाएगी। तो बैलेंसिंग सिखाने से पहले आप इन चीजों को थोड़ा याद कर लीजिएगा। 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। ये सभी जितनी भी रिएक्शंस इस चैप्टर में आ रही है ना आपके सामने, जितनी भी रिएक्शंस इस चैप्टर में आ रही है, सब पे वीडियो बनेगी भाई। एक वीडियो में ना आपको सारी की सारी रिएक्शंस को हम बैलेंस करना सिखाएंगे, क्योंकि अगर अभी बैलेंसिंग में लग गए ना तो यही वीडियो ये लगा लो 3-4 दिन की बन जाएगी। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो 3-4 दिन की हो जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूं यार, तुम सीरियस लेगे। तो अब यहां पर आपको जो सीखने की चीज मिली वो क्या, कि लेड नाइट्रेट को जब मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिला, लेड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, और मिली आपको ऑक्सीजन गैस। याद रखना है जब नाइट्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि ब्राउन कलर की गैसेस यहां पर निकलती है। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी कोई आता है ब्राउन कलर्ड गैस इज इवॉल्व्ड, तो ब्राउन कलर की जो गैस थी वो कौन सी गैस थी, वो गैस थी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़ी, यानी कि है तो ये डीकंपोजिशन, एक रिएक्टेंट है, 3 प्रोडक्ट है, यानी कि है तो ये कौन सा, इस तरीके से पता चलता है डीकंपोजिशन। लेकिन जब ट्राइंगल के जब एरो के ऊपर ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मतलब हीट है, और जिस डीकंपोजिशन रिएक्शन को करने में हीट की जरूरत पड़ती है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये था आपका थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 रिएक्शन। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी में डीकंपोजिशन में हम करेंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके कैसे कंपाउंड को तोड़ा जाता है। तो उससे पहले मैं आगे जाऊं, आप इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से लिख लीजिए। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, मैं आपको चेक करवा सकता हूं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। इधर ये है, ये है, ये है, 3 चीजें हैं लेड के, यानी कि Pb लेड। नाइट्रोजन कितने हैं भैया, 2 इधर से भी हैं, 2 इधर से भी हैं, 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं भैया, 3 2 6, 6 2 12। उधर जाएंगे, Pb लिख लो, N लिख लो, O लिख लो, चेक कर लो। Pb के कितने हैं, 2 हैं। नाइट्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, 4 2 यानी कि 2 इधर हैं, 4 2 8 इधर हैं, और 2 इधर हैं। 8 2 10 2, यानी कि इधर बन गए, अरे 8 2 10 2 12, यानी कि रिएक्शन आपकी बैलेंस ऑलरेडी कर चुके थे हम, 2 लगा के 4 लगा के। तो अब जो आपको करवाया जाएगा बहुत ध्यान से करना है। करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। ये क्या कर दिया सर, अब आप पूछोगे सर ये क्या है, वीडियो को पॉज करके ड्राइंग करते हो आप। तो ड्राइंग इसलिए करी है, हम जा रहे हैं डीकंपोजिशन के नेक्स्ट पड़ाव पे। आपको बताया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है एनर्जी की। जैसी एनर्जी मुझ में है वैसे तुम में भी होनी चाहिए, तभी जाके कुछ मार्क्स आएंगे भाई। तो यानी कि हमें करना क्या है, हमें करना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर यानी कि पानी, पानी की यानी कि पानी का क्या फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि H2O। क्या कह रहे हो सर, बिजली में से करंट दौड़ाना है? जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये सॉरी रे, ज्यादा भावनाओं में बह गया मैं। पानी में से क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। यानी कि पानी यानी कि वाटर, वाटर यानी कि H2O, H2O में से पास करूंगा इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो लिखना क्या है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू वाटर इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और यहां पर भी हो रही है डीकंपोजिशन। आपको पहले समझाता हूं, ये चित्र, ये जो मैंने चित्र बनाया है, बहुत ही बेहतरीन जो चित्र बनाया है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 9 NCERT की किताब में, यानी कि साइंस की
किताब एनसीईआरटी जो उसमें पेज नंबर 9 पर ही आपको मिलेगा। करना क्या है, हमने लिया एक कंटेनर, प्लास्टिक का मग लिया, ठीक है, उसमें डाला थोड़ा पानी, पानी चलो बाद में डालते हैं, ठीक है। हमने प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक के मग में मैंने 2 होल किए हैं छोटे छोटे, और इसमें ये 2 हैं आपकी इलेक्ट्रोड्स। क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को हमने होल में से पास किया और यहां पर लगा दिया कॉर्क। क्या लगा दिया, कॉर्क। कॉर्क इसलिए लगा दिया ताकि कोई वाटर लीकेज ना हो, क्योंकि इसमें अभी डलेगा पानी, ठंडा ठंडा पानी, नॉर्मल पानी इसमें डालेंगे, ठंडा गर्म जैसा मर्जी ले लो, ठीक है। तो नॉर्मल इसमें वाटर डाल दिया, मग लिया, 2 होल ड्रिल करे छोटे छोटे नीचे, एक में इलेक्ट्रोड फंसा दी, दूसरे में इलेक्ट्रोड फंसा दी, यहां पर लगा दी कॉर्क और इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। बैटरी का सिंबल पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पता है ना आपको। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर करना है तो क्या करना है, करना क्या है, साइंस बाय डीडी सर में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्या सर हमेशा अपना प्रमोशन करते रहते हो, बच्चे को इतना मत पढ़ाओ, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्ट कर दिया, एक को इस इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव, को इस इलेक्ट्रोड से नेगेटिव, को उस इलेक्ट्रोड से। हमेशा याद रखना, जो भी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, जो भी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्ट होगी उसका नाम रख देते हैं एनोड। क्या रखा, एनोड। और जो भी इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्ट होती है, बैटरी के नेगेटिव से जो भी कनेक्ट होगी उसको हम बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। तो ये हमेशा याद रखना, जो भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एनोड, और जो भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, कैथोड। और आपको एनायन कैटायन भी बताया था, पॉजिटिव एनोड के लिए है, नेगेटिव कैथोड के लिए ले। लेकिन जब आयंस की बात आती है, पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं। तो इस बात में बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, इस चीज को नोट कर लीजिए। पॉजिटिव को बोलते हैं नोड, नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड। और आयंस में जो हमने आयंस बनाए थे ना, कैटायन है पॉजिटिव, नेगेटिव है नायन। तो यहां पर बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करा है, तो आपको करवाते हैं शुरू। अब ये 2 इलेक्ट्रोड के ऊपर ये क्या भैया सर, ये क्या कर दिया बेटा, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। क्या है ये, टेस्ट ट्यूब जो आपको केमिस्ट्री लैब में मिलती है। ये टेस्ट ट्यूब को उल्टा लटका दिया गया है, यानी कि इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। हमने क्या करा, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब दोनों तरफ कर दिया। अब सर ये क्या है, ये है भैया जल। जल यानी कि वाटर, वाटर यानी कि H2O, इसका फॉर्मूला है H2O। अब हमने एक चीज और करनी है, इस रिएक्शन को जल्दी से हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 या फिर HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, हम इसमें कुछ बूंदे उनके डालेंगे ताकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आराम से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। यहां पे लगा लेते हैं एक स्विच यानी कि ये ऐसे स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। तो करना क्या है भैया, अंदर क्या है, पानी में लगा दिया प्लस माइनस, यानी कि पानी में हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अंदर पानी है जी है, और तो कुछ नहीं है, नहीं है। वो क्या है, रिएक्शन को जल्दी कैरी करवाने के लिए है। यहां पर क्या किया, पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर हो गया। अब ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है ये आपका, ठीक है। यहां पर करना क्या है, वाटर है सर, वाटर तो है, इतना चिल्ला के बता रहे हो पानी है तो पानी तो है। अब इस वाटर में H2O ले लिया, लिक्विड है, ठीक है। मैं क्या पास करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भैया पानी में करंट दौड़ाओगे ना तो 2 तरीके की गैसेस निकलेंगी हमेशा। कौन सी 2 तरीके की, देख लो इसमें से कौन सी 2 गैसेस बन सकती हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। 2 गैस बनेंगी। हाइड्रोजन गैस बचपन में बताया था आपको, H2 होती है, पैर में 2 आ गया तो गैस है, H है तो हाइड्रोजन है। 2 गैस याद कर लो, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ये होगा, यही होगा। क्या होगा, जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो बच्चों याद करना 2 गैसेस निकलेंगी, एक हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस, H2O2। करना क्या, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं, देखो हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के जो बैलेंस है,
ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन के दो, यानी कि ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने करने हैं? दो। पैरों में गिर नहीं सकते, पैरों में गिर गए तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा सर, तो खड़े हो जाएंगे सामने। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? दो, इधर ऑक्सीजन के दो, ठीक है। अरे भैया ये क्या, हाइड्रोजन दो था, 2 से 4 हो गया, तो इसको क्या करना है? 2 से 4। कैसे करोगे 2 से 4? ये सर क्या है सर, इतना आसान है, इतना हलवा करते हो। तो इधर करना क्या है, हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, रिएक्शन आपकी बैलेंस है। भैया इस एक्टिविटी को हल्के में मत लेना, क्योंकि इस एक्टिविटी में से बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन जो इस प्रोसेस में होगी, यानी कि अब आपको ये चेक करना है क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या सर डिकम्पोजिशन है तो कंपाउंड कितना, एक, सिंगल रिएक्टेंट है, कौन है, वाटर है, तो एक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितने हैं, 2। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब उस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको बता देते हैं हमने ऑब्जर्व क्या किया। जब हमने इस मग में इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो पता है करंट के डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, करंट इधर से आया है, इधर को आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमने ऑब्जर्व ये करा कि जब मैं इस कंटेनर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाता हूं, यानी कि सर्किट को ऑन करता हूं, तो जो ऊपर जो जगह बची हुई थी टेस्ट ट्यूब में, एक वाली में कौन सी गैस गई, ऑक्सीजन गैस, एक वाली में कौन सी गैस गई, हाइड्रोजन गैस। अब आपको पहली बात देखिए, दो हैं, एक कैथोड है एक एनोड है, किसमें कौन सी गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें कौन सी गई। देखो गैसेस कौन से हमारे पास, एक कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस आई है, एक कौन सी गैस मिली है, हाइड्रोजन गैस आई है। अब आपको याद करवा रहा हूं, कैसे आपको याद रखना है कि कैथोड में गई है या एनोड में गई है। हाइड्रोजन में H आता है और कैथोड में भी H आता है, तो याद करना हाइड्रोजन किस में गई थी, कैथोड में, यानी कि इसमें कौन सी गैस है, तो इसको लिख दिए कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें कौन सी गैस गई, हाइड्रोजन गैस। अब ऑक्सीजन में O है, एनोड में क्या है, सिर्फ O ये ना, तो ऑक्सीजन गैस किस में गई, एनोड में। ये तरीका है याद करने का, लेकिन ऐसा होता क्यों आपको बता देते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि एनोड पे ऑक्सीजन गई, हाइड्रोजन कैथोड पे गई। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ये नहीं करता है भाई। तो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है। एनोड क्या है, एनोड आपको पता है एनोड क्या है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। समझ में आया, ये एनोड है ना, तो एनोड के पास कौन सी गैस आएगी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है, 2,6 है ना ऑक्सीजन, कितने चाहिए, 2 चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या, नेगेटिव चार्ज, तो ले लेगा ना, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव किसके पास जाता है, पॉजिटिव पे। पॉजिटिव कौन है, एनोड। हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है, और कैथोड पे कौन सा है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा। ये है इसका साइंटिफिक रीजन कि कौन सी गैस किधर जाएगी, क्यों जाएगी। हमने जो आपको बताया वो आपको याद करना है। कैसे, कैथोड में H आता है ना, कैथोड की स्पेलिंग में H आता है तो हाइड्रोजन गैस, एनोड की स्पेलिंग में सिर्फ O आता है तो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। रिएक्शन एक बार दोबारा ले लेते हैं। वाटर यानी कि H2O, इसमें क्या पास करी बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी पास करी। याद रखना 2 गैसेस कौन कौन सी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस करने गए तो क्या हुआ, H2 2 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन के 2 करने थे, सामने लगा दिया। हाइड्रोजन के अब कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। ये क्या था, लिक्विड था, ये हाइड्रोजन गैस थी, G लग गया, ऑक्सीजन गैस थी, G लग गया। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ है, तो यानी कि ये रिएक्शन आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक तो आपका ये कवर हुआ कि हाइड्रोजन गैस कहां डिपॉजिट हुई, कहां कलेक्ट हुई। हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड एट
एनोड, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आएगी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये रिएक्शन हो रहा है, जब ये प्रोसेस हो रहा है, इनमें से क्या होता है, एक गैस ज्यादा बनती है दूसरी से, ठीक है, एक गैस ज्यादा बन रही है दूसरी से, कितनी ज्यादा, डबल। अगर मैं कहता हूं अगर एक गैस 2 ग्राम है तो दूसरी गैस 4 ग्राम होगी, एक 3 ग्राम है तो दूसरी 6 ग्राम। यानी कि यही क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों गैसेस में से कौन सी गैस ज्यादा बनी और कितनी ज्यादा बनी, आपको बता दिया, एक गैस की डबल। अब उसका आंसर छुपा है यहां पर, देखो यहां पर छुपा है कौन सी गैस ज्यादा बनी। हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4, 2 2 4। ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2। तो मान लीजिए ये 4 ग्राम बनी तो ये बनी 2 ग्राम, यानी कि कौन सी गैस ज्यादा हुई, यानी कि हाइड्रोजन गैस की जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में। और कितने टाइम्स, 2 टाइम, यानी कि हाइड्रोजन गैस collected in cathode is 2 times more than ऑक्सीजन गैस जो कहां कलेक्ट हुई, एनोड में। ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड इन एनोड। तो क्वेश्चन बताता हूं कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा विच गैस इज कलेक्टेड मोर, और कहां पर, तो गैस कलेक्ट कौन सी ज्यादा हुई, इक्वेशन आपके सामने है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 4 है, तो ऑक्सीजन कितने बने, 2, यानी कि 4:2, यानी कि जब इस आप काटोगे 4:2, 2 1 2 2 2 4, 2:1, यानी कि अगर ये 2 ग्राम है तो ये 1 ग्राम होगी। अगर ये मैं कहता हूं हाइड्रोजन गैस जो बनी 8 ग्राम बनी है, क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन गैस अगर 8 ग्राम बनी है तो ऑक्सीजन गैस कितनी बनेगी भैया, 4 ग्राम। बच्चा जानता है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन 8 ग्राम बनी है, ऑक्सीजन 8 ग्राम गैस यहां पे कहता हूं ऑक्सीजन बनी है, तो हाइड्रोजन गैस कितनी बनेगी, 16 ग्राम। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज कलेक्टेड मोर एंड व्हाई, यानी कि आंसर है हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, और कितनी ज्यादा, डबल, व्हाई। तो आंसर लिखोगे, पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाई हाइड्रोजन गैस, लिखिए वाई हाइड्रोजन गैस इज डबल देन ऑक्सीजन गैस, ये आपका क्वेश्चन। इसका आंसर लिखोगे बिकॉज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिखिए इसको, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर डबल देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और नीचे लिख देंगे इक्वेशन, यानी कि H2O H2 प्लस O2 बैलेंस करने के लिए 2 2। तो दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है, 4 एटम्स हैं, किसके, हाइड्रोजन के। और यहाँ पे क्या है, 2 एटम्स हैं, किसके, ऑक्सीजन के। तो दिख रहा है ये 2 ये 4, यानी कि ऑलरेडी डबल है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन आपको बता दिया कि हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनती है, कैथोड में बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्शन में 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, और बता दिया आपको। और यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों इस्तेमाल किए। तो क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है तभी लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है तभी लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखिएंगे। Why few drops of sulfuric acid और hydrochloric acid are poured यानी कि POURED, क्यों डाले गए। तो लिखिए आंसर आपको लिखना है few drops of sulfuric acid और hydrochloric acids are used to increase the conductivity of solution, to increase the
कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत इजीली पास करे, पता है ना। या आप देखो ऐसा होता है, या तो आप एसिड्स का इस्तेमाल कर लो, या आप कोई भी कॉमन सोल्ट जो आपके घर में नमक होता है वो आप नमक वाला पानी कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है ना, जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी जो करंट फ्लो करेगा बहुत आराम से करेगा, रिएक्शन आपकी जल्दी हो जाएगी। और आपको पता है सोल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता ही है आपको, नहीं पता तो 3 इडियट्स में देखा होगा। सोल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था और रांचो ने क्या किया था, अप्लाई किया था, आपको पता ही है। तो अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन गैस है उसको कैसे टेस्ट करोगे और कैसे प्रूव करोगे, कैसे टेस्ट करोगे और कैसे प्रूव करोगे कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब हमने तो कह दिया भैया हाइड्रोजन गैस है, गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। साइंस क्या मांगती है, प्रूफ मांगती है। प्रूफ आपको हम बताएंगे, यानी कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि हाइड्रोजन गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो करना क्या है, जब इस कैथोड में, इस वाली टेस्ट ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस है हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे। और जब मैंने मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाला बहुत ही सुंदर ढंग से, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा, मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, मैंने अभी इसको थंब से इसको प्रेस कर रखा है, अभी वो गैस बाहर नहीं आई है। जैसे इसको बाहर निकालता हूं उसको ऊपर से बंद कर लेंगे। तो जैसे मैं अपना ये हटाता हूं, अगर मैं यहां पर एक बर्निंग कैंडल लेके आता हूं, सर क्या है सर, कैंडल बनाओ ना, तो मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, जलती हुई मोमबत्ती है, सही है ना, कैंडल, ठीक है। तो जब ये गैस यहां से निकलती है तो यहां पर एक आवाज आती है जिसको बोलते हैं पॉप साउंड। कौन सी साउंड, पॉप साउंड। इस बात का सबूत है कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है, यानी कि एक छोटा सा पॉप क्या होता है वो, छोटा सा धमाका, ठीक है ना, छोटा सा धमाका भी नहीं होगा, पप से आवाज आएगी, और ऐसी आवाज को हम बोलते हैं पॉप साउंड। और ये जो आपको ना हाइड्रोजन गैस प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस कैसे प्रूव करोगे कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द टेस्ट ट्यूब व्हिच इज कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स। ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बर्न, जल जाती है, और क्या देती है, पॉप साउंड। तो क्या लिखोगे, व्हेन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, when test tube containing hydrogen gas is bring, इंग्लिश ठीक है ना, and test tube containing hydrogen gas is brought लिखो रे, इतनी तो अंग्रेजी हमें भी आती है। is brought यानी कि लेके आए, near the burning candle hydrogen gas burns with a कौन सी साउंड, POP यानी कि पॉप साउंड की आवाज आती है। दिस प्रूफ दैट द गिवन गैस इज हाइड्रोजन गैस। और अगर आता है ऑक्सीजन गैस कैसे प्रूफ करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में, ये कहां से उतारी, टेस्ट ट्यूब कैथोड से उतारी थी। अगर हम टेस्ट ट्यूब उठाते हैं कहां से, एनोड से, तो मान लीजिए तो इसके अंदर कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस है। अगर यहां पर कैंडल लेके आओगे तो इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, सपोर्ट करती है कंबस्शन को, तो वो कोई असर नहीं करेगी। यहां पर ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबस्शन, यानी कि जो आग है वो कंटिन्यू जलती रहेगी। ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबस्शन, तो ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती कि ऑक्सीजन गैस है। तो ये था आपका यहां पर। अब क्या है ना, ये जो एक्टिविटी है इस पे हमने ज्यादा टाइम लगाया, क्योंकि ये एक्टिविटी अभी तक ना एग्जाम में जो एक्टिविटीज हैं वो अभी तक वही आई हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह ये रिएक्शंस आई हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो बने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सोल्ट वाला वाटर क्यों ना चाहिए, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये था कि कौन सी गैस ज्यादा कलेक्ट हुई और क्यों।
तो जो गैस ज्यादा कलेक्ट हुई वो हाइड्रोजन गैस हुई। कहां पर कलेक्ट हुई? कैथोड वाले टर्मिनल पे। ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि जब हम रिएक्शन लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस के एटम्स ऑक्सीजन गैस के मुकाबले डबल हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि आप कैसे प्रूव करोगे कि इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो वो आपको बता दिया है। अगर हम उस बर्निंग कैंडल के नजदीक लेके आते हैं उस टेस्ट ट्यूब को, तो क्या होता है, तो वो टेस्ट ट्यूब में से जब गैस निकल के रिएक्ट करती है फायर के साथ, आग के साथ, तो क्या होता है, वो जल जाती है, बर्न करती है। कौन से आवाज देती है? पॉप साउंड। इस वीडियो का जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको दे रहा हूं। YouTube का कोई भी एक मैं ढूंढ लेता हूं वीडियो जिसमें एक्सपेरिमेंट करवाया गया प्रॉपरली, तो मैं आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा इस वीडियो का कि एक्सपेरिमेंट करना कैसे, और एक्चुअली में वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि जब ये हाइड्रोजन गैस किसी बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई है जो आपकी माचिस होती है, उसके पास में लेके जाओगे तो भी पॉप साउंड आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो एक बार जरूर देखना। ठीक है, तो करते हैं शुरू डिकम्पोजिशन का थर्ड पार्ट। अब डिकम्पोजिशन करने के लिए मुझे करना क्या है? डिकम्पोजिशन करने के लिए अब मैं इस्तेमाल करूंगा कौन सी एनर्जी का? सनलाइट का। और इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास जो केमिकल है वो है सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड, जो क्या है, एक वाइट कलर का पाउडर है। क्या है? वाइट कलर का पाउडर। इसको मैं क्या करूंगा, एक चाइना डिश लूंगा। आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी ये चाइना डिश है, जो भी कंटेनर है, इसे मैंने क्या रख दिया, वाइट कलर का पाउडर है जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, और यहां पर आपकी है सनलाइट। क्या है? सनलाइट। तो सनलाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो यहां पर क्या होगा? रिएक्शन होगा। रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। अब ये सिल्वर क्लोराइड को जब मैं रखता हूं किसमें? सनलाइट में। अब याद ना, क्लोराइड है तो कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस। तो पहले निकाल दो क्लोरीन गैस। बचा क्या? क्लोराइड में से क्लोरीन गैस निकल जाएगी, बचेगा क्या? सिल्वर। सिल्वर यानी कि Ag। रिएक्शन को लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl। याद रखना सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl कैसे आया बता देते हैं। AgCl की वैलेंसी -1 है क्योंकि Cl का क्या है? 17, 2,8,7, 1 ले लेगा तो -1, और सिल्वर की वैलेंसी याद कर लो कितनी है? +1, तो Ag1Cl1। तो जो फॉर्मूला बना है सिल्वर क्लोराइड का वो है AgCl। और कैसा पाउडर है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है, याद रखना। तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को रखा कहां? सनलाइट में। तो ये मैंने बता दिया कंडीशंस। तो क्या हुआ? Ag और Cl2 गैस आपकी क्या होगी? इवॉल्व होगी, यानी कि यहां से कौन सी गैस निकलेगी? Cl2 गैस इवॉल्व। अब Cl2 गैस निकल गई तो बचा क्या? सिल्वर। और ये जो नीचे ये जो आपका कंपाउंड था ना सिल्वर क्लोराइड, जो कौन से कलर का था? व्हाइट कलर था। तो गैस तो निकल गई, अब ये सिल्वर रह गया। सिल्वर, चांदी, पता ही है उसका कलर याद करने की जरूरत नहीं है। कैसा कलर होता है उसका? ग्रे कलर का ये कंपाउंड एलिमेंट रह जाएगा सिल्वर। अब इस रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस। पहले देखिए क्या ये डिकम्पोजिशन है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिस डिकम्पोजिशन में सनलाइट की जरूरत पड़ती है उस डिकम्पोजिशन को बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट। क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन 3 टाइप के पढ़े। पहले वाले में हीट किया था तो थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरे वाले में क्या किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, तीसरे वाले में लाइट, सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है तो इसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, या इसको क्या बोलेंगे? फोटोलाइसिस। क्या बोलेंगे? फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या लाइट, दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोलाइसिस या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ये डिकम्पोजिशन है? चेक कर लेते हैं क्यों है। क्योंकि एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट हैं। रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस क्यों करना है? पता है आपको, बैलेंस इसलिए करना है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब क्लोरीन के 2 हैं। अब क्लोरीन के 2 कैसे करोगे भाई? पैरों में नहीं गिरना, सामने खड़े हो गए। अब सिल्वर के कितने हो गए? 2। तो सिल्वर के कर दिए 2। रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। चेक कर लीजिएगा, सिल्वर के 2 क्लोरीन के 2, सिल्वर के 2 क्लोरीन के 2, सिल्वर के 2 क्लोरीन के 2। रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। और क्या ऑब्जर्व करा कि जो आपका व्हाइट कलर का पाउडर है, व्हाइट कलर का पाउडर है, ये बन गया आपका ग्रे कलर का पाउडर। ग्रे कलर का पाउडर।
ठीक है, और ग्रे कलर क्या है, सिल्वर, और ये व्हाइट कलर क्या था, AgCl, और जो कौन सी गैस निकलती है, गैस जो निकलती है क्लोरीन गैस यहां पर निकलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम जो है वो है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। सेम क्या है रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr को जब मैंने कहां रखा, सनलाइट में रखा, AgBr को सनलाइट में रखा तो सिल्वर और कौन सी गैस, ब्रोमाइन गैस है तो Br के पैर में 2, रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 इधर लगा दिया, 2 इधर लगा दिया जैसे पहले था। तो ये भी आपका क्या है, फोटोलाइसिस है। ये भी एग्जांपल है किसका, डिकंपोजिशन रिएक्शन का। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको याद क्या रट लो भैया, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज टू केमिकल रिएक्शन, दीज टू यानी कि जो AgCl को मैंने सनलाइट में रखा 2Ag प्लस Cl2, ये दोनों केमिकल रिएक्शन का यूज कहां पर होता है, सिर्फ आपको याद करना है, कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो रिएक्शंस का यूज होता है, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, दे आर ऑलवेज केप्ट इन डार्क बॉटल्स। इनको केमिस्ट्री लैब में डार्क बोतल्स में क्यों रखा जाता है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। वाई सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर केप्ट इन डार्क बोतल्स, तो आंसर आपको पता चल चुका होगा। अगर आप इनको डार्क बोतल्स में नहीं रखोगे तो जैसे ये किसके कांटेक्ट में आएंगे, लाइट के कांटेक्ट में आएंगे और रिएक्शन हो चुका होगा, वो सिल्वर क्लोराइड क्या बन चुका होगा, सिल्वर, और जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी क्या बन चुका होगा, सिल्वर। तो लिखिएगा आंसर, क्वेश्चन आपको बता दिया है, व्हाई सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर केप्ट इन डार्क बॉटल्स इन आवर केमिस्ट्री लैब। तो आंसर लिखिएगा, बिकॉज इफ दे कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ सनलाइट, the reaction may takes place resulting in the formation of silver and corresponding gas। वो जो भी सिल्वर क्लोराइड है तो क्लोरीन गैस, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइन गैस। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, लास्ट टॉपिक है, आपके 2-3 मिनट और लूंगा। जैसे आपको बताया था कि भैया हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ज्यादातर हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था, एक्सोथर्मिक। अब हर डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है पहले समझ लीजिएगा, समझाने की बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, एक्सोथर्मिक का ऑपोजिट ही होता है, एक्सोथर्मिक का ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, क्या होता है आपको बता देते हैं। देखिए हमने जितने भी रिएक्शंस किए ना अभी तक, ये डिकम्पोजिशन वाले जो आज रिएक्शंस किए हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन जो किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो किया है, सनलाइट में जो रखा है, इन सब में आपने देखा होगा ना किसी न किसी तरीके की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जब वीडियो शुरू हुआ था मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो हमें चाहिए, ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, कौन से रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। और जो रिएक्शंस में एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, चाहे वो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी कि जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और आपको बता दूं, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। एंडो एन मतलब एंट्री, थर्मी यानी कि एनर्जी, आपकी हीट एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है।
तो व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। कई बुक्स में हीट एनर्जी आ जाएगा, हीट एनर्जी आ जाएगा, लेकिन हमेशा हीट एनर्जी तो नहीं होता ना, आज प्रूफ किया ना, हमेशा तो हीट एनर्जी नहीं होता। हीट एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करा, सनलाइट एनर्जी से करा। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या किया? एक्सोथर्मिक। इससे पिछली वीडियो में क्या किया था? एक्सोथर्मिक है द केमिकल रिएक्शन इज विच एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये याद रखना। अगर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो डेफिनेशन अलग होगी, अगर आता है एंडोथर्मिक तो डेफिनेशन अलग होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है तो क्या लिखोगे? जब एक सिंगल रिएक्टेंट, क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकअप होता है, स्प्लिट अप होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और अगर आता है एंडोथर्मिक तो एंडोथर्मिक की ही डेफिनेशन लिखोगे, वहां पर एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन नहीं लिखनी। एंडोथर्मिक क्या है? वो केमिकल रिएक्शन जिसको जरूरत होती है, किसकी एनर्जी, वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो, जब एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। और बात पते की ये है कि ये जो आपका है, जो आपको बताइए थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो आपको बताइए इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, और जो आपको बताइए सनलाइट डिकम्पोजिशन, ये तीनों आपके एग्जाम में आ चुके हैं, पिछले 2 साल से आ रहा है सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ढूंढने से मिल जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी। तो वो तीनों एग्जाम्पल लिख के दिखाओ। तो तीनों एग्जाम्पल में एक में कौन सा लिखोगे जिसमें हीट की जरूरत पड़ेगी, एक में कौन सा लिखोगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, और एक में कौन सा लिखोगे जिसमें सनलाइट की। तो वो तीनों रिएक्शन एक एक याद कर लो। हीट वाले में याद कर दो, जब इसको हमने क्या किया था? हीट किया था, तो CaO प्लस CO2। इलेक्ट्रिसिटी में याद कर लो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी किस पे? वाटर पे, तो कौन सी गैस? H2 प्लस O2 गैस। इसको हमने क्या कर दिया? बैलेंस। सनलाइट वाले में याद कर लो, जब सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का पाउडर था उसको मैंने क्या करा? सनलाइट में रखा, तो Ag प्लस Cl2, और रिएक्शन को कर दिया बैलेंस। तो ये आपको 3 रिएक्शन पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं, तो इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो करते हैं वीडियो को खत्म। जो लास्ट बात आपको बता रहा हूं भैया, सारी वीडियो पढ़ा देता हूं घंटा घंटा, आखिरी में कहता हूं चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो कर दो ना, तो करो ना चैनल सब्सक्राइब, और शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ पाए, आप भी पढ़ पाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।